2024 के आम चुनाव के लिए जोर आजमाइश तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से जुड़ी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। बेंगलुरु में आज 26 विपक्षी दलों के बड़े नेताओं की एक खास बैठक शुरू हो गई जो 2 दिन चलेगी। आज की बैठक खत्म हो चुकी है। उधर कल दिल्ली में एनडीए ने अपने 30 घटक दलों की बैठक बुलाई है। इसके जरिए एनडीए भी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है। लगातार तीसरी बार मोदी सरकार इस इरादे से एनडीए अपनी एकजुटता दिखाने जा रही है, लेकिन विपक्ष को लगता है कि उसकी एकजुटता से डरकर बीजेपी को अब एनडीए की याद आ रही है और उसमें और दल वो शामिल किए चले जा रहे हैं। उधर बीजेपी का यह कहना है कि मोदी सरकार से डरकर ही विपक्षी दल एक दूसरे के पास आ रहे हैं। बीजेपी इसे भानुमति का कुनबा बता रही है। लेकिन एक चीज साफ हो गया है कि अगर इस देश की राजनीति एक सिनेमा हॉल होती जिसका नाम होता चुनावी टॉकीज, तो आज 2 फिल्में लगी हैं। एक है एनडीए की सुपर 30 और दूसरी तरफ है विपक्ष की स्पेशल 26। अब आप तय कर लीजिए आपको इन दोनों में से कौन सी फिल्म देखनी। उनको डर लगा, ये डर हमें अच्छा लग रहा है। आज से लगभग 10-15 दिन पहले तो नरेंद्र मोदी जी क्षेत्रीय दलों पर हमला बोल रहे थे कि ये क्षेत्रीय दल जो हैं ये परिवारवादी राजनीति करते हैं। तो अब हमें वादा चाहिए प्रधानमंत्री जी, अगर हिम्मत है तो कल की एनडीए बैठक में एक भी ऐसे दल को मत बुलाइए जिसमें कहीं भी परिवारवाद की राजनीति आपको दिखती है, या फिर अपने शब्द वापस लीजिए। या आप मानते हैं कि अपोजिशन मीटिंग का सक्सेस है एनडीए मीटिंग को कॉल करना? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जो घोड़े पे सवार, अहंकार के घोड़े पे सवार चल रहे थे प्रधानमंत्री जी, अब घोड़े से थोड़ा उतरे हैं। आने वाले दिनों में देखिए क्या होगा। जहां तक यूपीए का सवाल है और ये जो ऑपोजिशन के अलायंस है, ये भानुमति का कुनबा है और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस तरीके का ये अलायंस है। न तो इनके पास नेता है, न ही नीयत है, न ही नीति है और न ही फैसला लेने की ताकत है। स्वार्थ की राजनीति पर आधारित ये एकता की जो बुनियाद है वो बड़ी खोखली है और इसीलिए यह कोई डिलीवर करने के लिए नहीं है। यह 10 साल के यूपीए के सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों का टोला है। तो एक एक करके बात करते हैं दोनों की। सबसे पहले चुनावी टॉकीज में आपको रिव्यू दिखाते हैं स्पेशल 26 का। स्पेशल 26 यानी कि विपक्ष की बैठक की, जो आज शाम 6 बजे बेंगलुरु में शुरू हो गई। बैठक से पहले बेंगलुरु में इन विपक्षी दलों के नेताओं के बड़े बड़े पोस्टर लगे दिखाई दिए। इन पोस्टरों में विपक्ष के स्थानीय दलों के नेताओं के चेहरे भी प्रमुखता से दिखे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कल इस बैठक में हिस्सा लेने का फैसला किया, तो उनका भी पोस्टर चस्पा हो गया। इससे पहले आप जानते हैं कि वो ये धमकी दे रहे थे एक तरीके से कि मैं नहीं आऊंगा अगर आपने ऑर्डिनेंस के खिलाफ मेरा समर्थन नहीं किया। कांग्रेस से वो कह रहे थे। कांग्रेस ने यहां कल समर्थन किया, आज पोस्टर में यूनाइटेड वी स्टैंड हो गया। इस सब के चलते कांग्रेस ने इस बात का ऐलान किया और उनको तुरंत विपक्ष में एक और दल मिला। विपक्षी दलों की पहली बैठक 23 जून को पटना में हो चुकी है, जिसमें 15 दलों ने हिस्सा लिया था और 1 महीने के अंदर ही इसमें 11 और पार्टियां जुड़ गई हैं। तो विपक्ष इसको एकता का एक प्रतीक मानता है कि ना केवल हम लोग एक हैं, हम लोग और बढ़ भी रहे हैं, हमारी संख्या बढ़ रही है। इस तरह जो पार्टियां बेंगलुरु में दिख रही हैं वो कौन कौन सी हैं आपको वो बता दें। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, जदयू, राजद, सीपीएम, सीपीआई, सीपीआई-एमएल, एनसीपी विभाजित एनसीपी यानी कि शरद पवार की एनसीपी, शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना, समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जेएमएम, आरएलडी, आरएसपी, आईयूएमएल, केरल कांग्रेस एम, वीसीके, एमडीएमके, केरला जे, केडीएमके, फॉरवर्ड ब्लॉक, एमएमके और अपना दल कमेरावादी। इतनी पार्टियां जो हैं अब साथ आ गई। विपक्षी दलों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और सवाल यह है कि क्या विपक्ष कांग्रेस के नेतृत्व में आगे बढ़ने को तैयार होगा या फिर किसी एक का नेतृत्व नहीं होगा और यह सामूहिक नेतृत्व होने जा रहा है।
इसके बाद अगली चुनौती है अगले आम चुनाव की रणनीति बनाने की। इस रणनीति से जुड़े तमाम पहलुओं पर बैठक में विचार होगा। जानकारी के मुताबिक बैठक में 3 वर्किंग ग्रुप यानी कि कार्यदल बनाए जाएंगे। पहला ग्रुप कॉमन एजेंडा पर काम करेगा, जो अगले आम चुनाव से पहले न्यूनतम साझा कार्यक्रम यानी कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बुनियाद बनेगा कि भाई इसके आधार पर हम लोग साथ आएंगे। छोड़ो कल की बातें, हो सकता है कि हमारे कुछ मतभेद हों, लेकिन इस कॉमन एजेंडा पर हम लोग सब साथ आ जाएं। ये पहले वर्किंग ग्रुप का एजेंडा। दूसरा वर्किंग ग्रुप अगस्त से चुनाव प्रचार की रूपरेखा तैयार करेगा कि अगस्त से किस तरीके से हमको प्रचार करना है, प्रसार करना है और एक स्वर में बोलना है। यह दूसरे वर्किंग ग्रुप का काम है। तीसरा वर्किंग ग्रुप राज्यों में लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन का खाका तैयार करेगा कि गठबंधन किस तरीके से, गठबंधन कैसे हो, अलग अलग राज्यों में अलग अलग गठबंधन बने या एक बड़ा गठबंधन हो जिसके तहत सब लोग जो हैं वो एक फैसला लें। इन सब चीजों पर बातचीत। गठबंधन 2024 लोकसभा चुनाव के लिए होना है। गठबंधन विधानसभा और स्थानीय चुनाव में लागू नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि नेशनल पर्सपेक्टिव से, यानी कि जैसे केरल हो गया, वहां पर लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, लेकिन बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ आएंगे। तो इस तरीके की जो विरोधाभास हैं उन पर एक सहमति बनाने का प्रयास विपक्ष कर रहा है, जो कि हमेशा से एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है जिसको भारतीय जनता पार्टी उठाती है। मोर्चे के नए नाम और संयोजक को तय करने पर भी इस बैठक में चर्चा होगी, यानी कि ये जो चर्चा अभी चल रही है। विपक्षी दलों के बीच आपसी मतभेद कम नहीं है। राज्यों में इन दलों के बीच में आपस में ही सत्ता संघर्ष है, जैसे कि मैंने आपको केरल का उदाहरण दिया। ऐसे में सवाल यह है कि उस संघर्ष को कैसे नजरअंदाज करके अगले आम चुनाव के लिए ये दल एक हो पाएंगे, और क्या इस मुद्दे पर बड़े नेताओं के बीच बनी आपसी समझ नीचे कार्यकर्ताओं तक ठीक से पहुंच पाएगी। हमने कई बार देखा है कि एक सतही गठबंधन जरूर बन जाता है, ऊपर से जरूर बन जाता है, लेकिन नीचे तक वो कारगर सिद्ध नहीं होता है। मसलन उत्तर प्रदेश, आप जानते हैं 2019 में सपा बसपा साथ आए, क्या मिला? बहुत कम। भारतीय जनता पार्टी जीत गई। आम चुनाव से पहले अभी 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। आम चुनाव के लिए बनी समझ क्या इन राज्यों के चुनाव में भी कोई असर दिखाएगी? इस सब के बीच विपक्षी दलों को एकजुट करने में कांग्रेस अब केंद्रीय भूमिका निभाती हुई दिख रही है। पटना में जहां नीतीश कुमार विपक्षी एकता के स्तंभ दिख रहे थे, वहीं बेंगलुरु में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी उस भूमिका में दिख रही हैं और उन्होंने संख्या बल भी जोड़ लिया है। इससे कांग्रेस में एक विश्वास जगा है कि हम केंद्र बन सकते हैं विपक्ष के, और हम केंद्र हैं जिसके साथ ज्यादा से ज्यादा दल जुड़ रहे हैं, पटना से ज्यादा जुड़ गए हैं। संसदीय अनुभव और राजनीति में वरिष्ठता में सोनिया गांधी का अनुभव विपक्ष को एक करने में कितना अहम होने जा रहा है, ये बता रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती। विपक्षी दलों के 26 पार्टियों की बैठक में तमाम नेता मौजूद हैं। ममता बनर्जी से लेकर के अरविंद केजरीवाल और सोनिया गांधी भी। इन 2 नेताओं का नाम मैंने जानबूझ करके लिया है। सोनिया गांधी का होना अपने आप में काफ़ी कुछ कहता है इस मीटिंग के बारे में। पटना की मीटिंग और बेंगलुरु की मीटिंग में सबसे बड़ा अंतर क्या है? सबसे बड़ा फर्क है सोनिया गांधी का होना। पटना की मीटिंग में सारा फोकस नीतीश कुमार और लालू यादव पे था। बेंगलुरु की मीटिंग में सारा फोकस जो है जाहिर है सोनिया गांधी पर होगा। तो क्या हम मान लें कि सोनिया गांधी के इस बैठक में होने से ये अब करीब करीब तय हो गया है कि कोई भी मोर्चा बनेगा उसमें कांग्रेस की अहम भूमिका होगी, यानी नेतृत्व करने की दावेदारी उनकी होगी। सोनिया गांधी के होने से एक जो मीटिंग में संदेश जाता है, क्योंकि उन्होंने यूपीए को 2 टर्म बहुत अच्छे से चलाया था, और जब पहला यूपीए था वो जब सत्ता में आया था तो आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े कद के नेताओं के खिलाफ सोनिया गांधी ने अब जो है कांग्रेस को विजय दिलाई थी एक तरह से, और यूपीए बना करके सत्ता में लाई थी। तो सोनिया गांधी के होने से सभी विपक्षी दलों को कम से कम इतना तो भरोसा होता है कि एक भरोसेमंद चेहरा उनके पास है, जिसके पास अनुभव है एक गठबंधन चलाने का, गठबंधन के नेताओं से डील करने का, और वही एश्योरेंस वो चाहते हैं। बहुत सारे नेता ऐसा हैं जो कि किसी और के
नेतृत्व में असहज महसूस करें, लेकिन सोनिया गांधी के नेतृत्व को लेकर के वो सवाल नहीं उठा सकते हैं। तो एक बार फिर सोनिया गांधी के इस बैठक में होने से कांग्रेस को सेंटर स्टेज पर उन्होंने ला करके खड़ा कर दिया। तो विपक्ष की ये बैठक कितनी कारगर रहेगी और इससे क्या निकलकर आने जा रहा है? ये स्पेशल 26 बीजेपी के सुपर 30 को चुनौती दे सकती है, मजबूती से दे सकती है, 2024 में कुछ धमाल दिखा सकती है। इस पर अलग अलग लोगों अपनी अपनी असेसमेंट कर रहे हैं। तो इन दोनों ये जो चुनावी टॉकीज में फिल्म लगी है, इसमें क्योंकि अभी हम स्पेशल 26 का रिव्यू कर रहे थे, ये सवाल हमने पूछ दिया वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई और संतोष कुमार जी से। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। विपक्ष की जो एकता की मीटिंग हो रही है बेंगलोर में बड़ी महत्वपूर्ण है और उससे कुछ ना कुछ निकल के आएगा। विपक्ष एक नाम सोचने को सोच रहा है, एक उसकी व्यवस्था बनाने को सोच रहा है, कोई उसका कन्वीनर हो, कोई उसका ऑफिस हो, कोई उसका संयोजक हो, कुछ मुद्दे हो, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो। आज जो राजनीतिक दल उससे जुड़ना चाहते हैं वो किन बातों पे जुड़ना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीजें, देखिए हमारे यहाँ जो विपक्ष की एकता की बात होती है तो बहुत सारी गलतफहमियां और भ्रांतियां हैं कि जैसे वो एकता एक तो है, लेकिन एकता में सबके सब अपना जो है दमखम भी दिखाना चाहते हैं, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे आम आदमी की पार्टी हो, चाहे दूसरे राजनीतिक दल हो। उनके अपने राज्यों में उनके बड़े सारी समस्याएं होती हैं। दूसरी तरफ जो छीना झपटी का खेल होता है, जो सत्ताधारी पक्ष है वो उनमें से तोड़ फोड़ करता है। हमने अभी देखा है एनसीपी में, पहले शरद पवार एक विपक्षी एकता के स्तंभ थे, आज शरद पवार किधर है किसी को पता नहीं, उनकी पार्टी किधर है ये भी किसी को नहीं पता। तो ये तमाम बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उमूमन हमारे देश में जब भी विपक्ष का मोर्चा बना है वो चुनाव के तुरंत बाद या चुनाव से पहले बना है। एक साल तक बहुत सारे मुद्दे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में चुनाव है, वहां क्या होगा, हर दल अपनी ताकत दिखाना चाहता है। अब राजस्थान में अगर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है उससे कांग्रेस को नुकसान होगी। मध्य प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी और अपना अपना अगर वहां अपने पैर जमाती है तो उससे कांग्रेस परेशान होगी। तो विपक्षी एकता को लेकर बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन मुझे लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़े सधे हुए अंदाज में, बहुत मेहनत से, बहुत तैयारी से वो इस बीच में गए हुए हैं और कांग्रेस को उन्होंने बहुत सब चीजों से बचा के रखा है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक अच्छी बात है कि लोकतंत्र में हर जो भी राजनीतिक दल होते हैं उनको अपने अस्तित्व के लिए कह ले या फिर उनको एक अपनी जीत के लिए एक स्ट्रेटजी हर पार्टी हर दल बनाता है और उसको आगे बढ़ाता है। एक अच्छी पहल है, लेकिन अगर आप भाजपा में डर की बात करेंगे तो मैं ये कहूं कि ये दोनों तरफ का नैरेटिव है। आज के समय में विपक्ष अपनी ओर से ये दिखाना चाहता है कि हम बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ आज देश में ऐसा माहौल है कि 26 दल इकट्ठे हो रहे हैं। तो डेफिनेटली उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए बीजेपी भी अपनी ओर से यह कोशिश कर रही है। तो आज ही हमने देखा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा हमारे साथ 38 दल आ रहे हैं। तो एक नंबर गेम आप अभी सामने देख रहे हैं, बिल्कुल नंबर की बात चल रही है। लेकिन अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूं विपक्ष की चीजों को, तो सुनने में देखने में बहुत अच्छा लगता है। 1977 में जिस तरह का एक माहौल था, आपातकाल के बाद एक विपक्षी एकता बनी थी, तो एक मुद्दा था उस वक्त की आप एकजुट करने का आधार दिखता था। लेकिन आज की परिस्थिति में ऐसा कोई बहुत बड़ा आधार नहीं दिखता है कि आप इकट्ठे हो रहे हैं। तो उससे एक जो मैसेज जा रहा है वो बहुत क्लियर कट जा रहा है कि भाई आप कहीं ना कहीं अस्तित्व की जो आपकी लड़ाई है उसमें आप अपने आप को बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। मैं यह देखता हूं कि सीट शेयरिंग की जब बात आएगी उस समय कहीं ना कहीं सबसे अधिक सैक्रिफाइस किसको करना होगा? सबसे अधिक सैक्रिफाइस कांग्रेस को करना होगा। कांग्रेस किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहेगी, कांग्रेस किसी कीमत पर यह नहीं चाहेगी कि वो 200 सीटों पर चुनाव लड़े, 250 सीटों पर चुनाव लड़े, क्योंकि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है। और आप देख लीजिए कि कांग्रेस को फायदा कहां होने वाला है। मध्य प्रदेश को फायदा होने वाला है गठबंधन से, क्या राजस्थान में होने वाला है, छत्तीसगढ़ में होने वाला है। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पे कांग्रेस को कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। कांग्रेस को अपनी कुर्बानी देनी होगी, कांग्रेस को अपना ही बलिदान देना होगा इस पूरी लड़ाई में। और सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि आज आप एक चीज देखेंगे कि इस देश में 2014 के बाद राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है कि नरेंद्र मोदी ने या भाजपा ने, आप जो भी कह लें, एक लकीर खींची है।
एक समय था कि देश में बहुत कुछ छिटपुट तुष्टीकरण कह लीजिए या एक वर्ग की पॉलिटिक्स होती थी। कई बार मेजोरिटी जो है उसमें साइड महसूस करता था, लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने, भाजपा ने एक लकीर खींच दी है कि इस देश में अब एंटी मेजोरिटी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। आपको अगर उस तरीके से आगे बढ़ना है तो आपको एक अलग तरह की रणनीति बनानी पड़ेगी। और मैं बार बार कहता हूं कि आपको विपक्ष को अगर लड़ना है तो किससे लड़ना होगा? आप भाजपा से लड़ेंगे, मोदी से लड़ेंगे, या आप खुद से लड़ेंगे? तो ये तो आपने रिव्यू देखा स्पेशल 26 का। स्पेशल 26, विपक्ष की स्पेशल 26, कल बड़ी मीटिंग होगी उनकी, उसमें पता चलेगा कि क्या हुआ।